गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का BNSS की इस सीरीज में। देखो, BNSS में हमने लास्ट क्लास में मैजिस्ट्रेट की पावर के बारे में पढ़ा कि अगर हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है तो वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट क्लास है तो कितनी दे सकते हैं, सेकंड क्लास है तो कितनी दे सकते हैं। देखो, यहाँ पर ये क्लास समझने से पहले अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट ओपन करो और BNSS की प्लेलिस्ट में जाओ और पहले वो वीडियोस देखो, तभी ये वाली सीरीज आपको समझ आएगी। क्योंकि ये यहाँ पर पनिशमेंट से आगे की जो उनकी कैपेसिटी है उसके आगे की बातें ये हमें बताता है। देखो, BNSS की भी MCQs की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। BNS की MCQs की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। देखो, यहाँ पर आज हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 24 हमें कहता है जुर्माना न देने पर कारावास की सजा। मतलब हमने आपके ऊपर जुर्माना लगाया, लेकिन जुर्माना देने में आपने देरी की, जुर्माना नहीं दिया, तब हम आपको क्या करेंगे, कारावास की सजा देंगे। देखो, ये सेक्शन हमें ये बताना चाहता है कि मान लो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर कितनी है, 3 साल की कॉम्पिटेंसी है, वो 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। मान लो अभियुक्त ने अपराध किया, उसने 1 साल की पनिशमेंट दी और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया, 1 साल का कारावास दिया और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब ये जो जुर्माना हमने अभियुक्त के ऊपर लगाया और ये जुर्माना उसने नहीं दिया, तब ये सेक्शन हमारा काम आता है कि जुर्माना न देने पर या जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर कारावास की सजा। कितनी सजा होगी, क्या ये मेन पनिशमेंट की एडिशन मानी जाएगी या साथ के साथ काउंट होगी, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज हमें बताता है सबसेक्शन 1 कि मजिस्ट्रेट की अदालत, ये किसकी बात कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट्स की बात कर रहा है, चाहे वो CJM हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो सेकंड क्लास हो। क्या कहा, मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की ऐसी अवधि दे सकता है जो कानून द्वारा प्राधिकृत है। मतलब मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाया, जुर्माना आपने नहीं दिया, तो मजिस्ट्रेट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law। तो वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। ये तो सबसेक्शन 1 सिंपल हमें बताता है, लेकिन सबसेक्शन 1 को आप तभी अप्लाई करोगे जब आप आगे के परंतु पढ़ लोगे, क्योंकि सबसेक्शन 1 ने तो क्लियर हमें ये कहा कि जुर्माना नहीं दिया तो मजिस्ट्रेट जुर्माना नहीं देने पर विधि की जो भी पनिशमेंट है वो दे सकता है। लेकिन हमें इस सबसेक्शन को कैसे ध्यान में रखना है, इन्होंने कहा परंतु यह धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब मजिस्ट्रेट की शक्ति धारा 23 में हमने क्या पढ़ी, CJM कितनी पनिशमेंट दे सकता है, 7 साल की दे सकता है। फर्स्ट क्लास कितनी दे सकता है, 3 साल की और 50,000 जुर्माना दे सकता है। और सेकंड क्लास कितनी दे सकता है, 1 ईयर की पनिशमेंट और 10,000 जुर्माना दे सकता है। तो यहाँ पर हमें कहा कि जब मजिस्ट्रेट जुर्माना न देने पर जो कारावास होगा वो धारा 23 की शक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मजिस्ट्रेट को जुर्माना न देने पर जो कारावास लगाना है वो लगा सकता है, लेकिन धारा 23 को ध्यान में रखते हुए, प्रोवाइडेड दैट द टर्म is not in excess the power of the magistrate under section 23। तो 23 की कॉम्पिटेंसी से वो ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनो, जहां कारावास को मूल सजा के हिस्से के रूप में दिया गया है, मतलब मेन पनिशमेंट जो थी उस मेन पनिशमेंट में से एक हिस्सा उसको दे दिया, कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी, जिसे मजिस्ट्रेट अपराध के लिए दंड के रूप में देने में सक्षम है या अन्यथा जुर्माना का भुगतान न करने पर कारावास के रूप में दी जा सकती है। यहाँ तक हमें 3 बातें पता चली। पहली ये कि जुर्माना न देने पर जितनी मजिस्ट्रेट को लॉ के द्वारा बताई है वो दे सकता है। सेकंड कहता है कि मजिस्ट्रेट 23 में जो 23 की कॉम्पिटेंसी है उससे ज्यादा नहीं दे सकता।
तीसरी बात हमें बताता है कि जो मेन पनिशमेंट है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। कब? जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, उससे पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। shall not where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment। कितना? 1/4 दे सकता है, which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offense otherwise than imprisonment in default of payment of the fine। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मैजिस्ट्रेट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। दूसरा, सेक्शन 23 में अपनी कॉम्पिटेंसी से ज्यादा नहीं दे सकता। तीसरा, मेन पनिशमेंट का 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। अब ये क्या कहना चाहता है समझो। मान लो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी है? मानना नहीं है 3 साल और 50,000 जुर्माना, इतनी कॉम्पिटेंसी है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट 3 साल तक का कारावास और 50,000 रुपए तक जुर्माना दे सकता है। मान लो एक अभियुक्त व्यक्ति था, उसने अपराध किया जिसकी पनिशमेंट थी 3 साल। मान लो उसने चोरी की और उसने अपराध किया जिसमें 3 साल की पनिशमेंट थी। मजिस्ट्रेट ने चोरी के अपराध के लिए उसे पनिशमेंट दी 1 साल की और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया। मजिस्ट्रेट ने 3 साल की चोरी की हाईएस्ट पनिशमेंट है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 3 साल पूरे तो देते नहीं है, रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में ही पूरी देते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट ने कितनी दी? 1 साल की जो और 1,000 रुपए जुर्माना दिया। अब ये 1,000 रुपए जुर्माना देने में इस एक्स पर्सन ने डिफॉल्ट किया, 1,000 रुपए जुर्माना नहीं दिया। तो अब 1,000 जुर्माना नहीं दिया तो ये जुर्माना न देने पर जो कारावास होगा वो कितना होगा? तो इन्होंने कहा 1/4 हो सकता है। अब ये 1/4 पता है किसका होगा? ये 1/4 इस 1 साल का नहीं होगा, ये 1/4 होगा उसकी जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उस अपराध की। मतलब 3 साल का 1/4 उसको देंगे। इसका मतलब कितना? 9 मंथ की उसको पनिशमेंट क्या होगी? ये जुर्माना न देने पर होगी। जुर्माना 1,000 रुपए न देने पर जो मेन पनिशमेंट है उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 9 मंथ की पनिशमेंट उसको भुगतनी पड़ेगी। अब देखो वापस से समझो इसको कि जहां कारावास को मूल सजा के हिस्से के रूप में दिया गया है, मतलब 3 साल की पनिशमेंट थी, 1 साल दी। कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी, तो 3 साल का 1/4 कितना हुआ? 9 महीने से ज्यादा नहीं होगी। जिसे मजिस्ट्रेट अपराध के लिए दंड के रूप में देने में सक्षम है, 9 महीने की पनिशमेंट देने के लिए वो सक्षम है। अन्यथा जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास के रूप में जो दी जाती है, तो वो 1/4 जो पनिशमेंट होगी वो कारावास के रूप में दी जाएगी। लेकिन अब देखो, ये जो 1/4 की पनिशमेंट है ना, ये पनिशमेंट इन एडिशन समझी जाएगी। कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले डायरेक्ट पढ़ते हैं। इस धारा के तहत दिया गया कारावास धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकता है। मतलब ये जो पनिशमेंट उसको हमने 9 महीने की दी, ये 1 वर्ष की पनिशमेंट के अदर देन मानी जाएगी। मतलब 1 वर्ष तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको 9 मंथ की जो जुर्माना न देने पर हमने उसको दी, ये भी इन एडिशन उसको भुगतनी पड़ेगी। ये 1 साल तो इसको अलग से मिली है, ये जो 9 मंथ है ये इन एडिशन इसको भुगतनी पड़ेगी और दोनों पनिशमेंट अलग अलग उसको मिलेंगी। तो ये हमें सेक्शन बताना चाहता है कि जो आपको जुर्माना न देने पर पनिशमेंट दी, वो पनिशमेंट आपकी मेन पनिशमेंट की इन एडिशन अतिरिक्त समझी जाएगी। The imprisonment awarded under this section may be in addition, underline कर लो, in addition to a substantive sentence, जो main punishment थी उसकी in addition समझी जाएगी, of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 23। तो ये जो मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी हमें बताइए 23 में, उसमें जो पनिशमेंट उसको मिली है जुर्माना न देने पर, ये इन एडिशन समझी जाएगी। तो ये सेक्शन जो 24 हमने पढ़ा, जुर्माना न देने पर कारावास का दंड, जिसमें मैंने आपको बताया पहली बात हमें कहता है कि जुर्माना नहीं देने पर मजिस्ट्रेट
कोई भी पनिशमेंट दे सकता है विधि द्वारा प्राधिकृत, लेकिन वो सेक्शन 23 में अपनी कॉम्पिटेंसी से ज्यादा नहीं दे सकता। फर्स्ट क्लास 3 साल है तो 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, सेकंड क्लास 1 साल तो 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, सीजीएम 7 साल तो 7 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। तीसरी बात, अगर उस मेन पनिशमेंट के हिस्से के रूप में कोई पनिशमेंट दी है और जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं दिया, तो जुर्माना क्या होगा, उस मेन पनिशमेंट का 1/4 समझा जाएगा। और ये जब जुर्माना न देने पर जो कारावास लगाया वो उस पनिशमेंट के इन एडिशन अतिरिक्त सजा होगा। 1 साल की अलग पनिशमेंट, 9 महीने की एक्स्ट्रा पनिशमेंट उसको भुगतनी पड़ेगी। देन बात करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंड। मतलब अब आपने बहुत सारे एक से ज्यादा अपराध कर दिए, एक से ज्यादा अपराध करने पर आपका ट्रायल हमने एक में ही कर दिया, तब उसमें दोष सिद्ध होने में हम आपको कितनी पनिशमेंट देंगे, ध्यान से देखना। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अपराधों का एक ही ट्रायल में दोषी ठहराया जाता है, उसका एक ट्रायल किया जिसमें उसने 2 या 2 से अधिक अपराध किए, तो कोर्ट बीएनएस की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मतलब जब किसी पर्सन का एक ही ट्रायल में मोर देन ऑफेंसेस की ट्रायल हो रही है, तब बीएनएस की धारा 9 को देखना पड़ता है। अब बीएनएस की धारा 9 नहीं पड़ी, नहीं समझ आई, तो बीएनएस की सीरीज मैंने बता रखी है, प्लेलिस्ट ओपन करो और जाके फटाफट सेक्शन 9 को देख लो, उसके बाद ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो बीएनएस की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन उसे ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित कई दंडों की सजा दे सकता है। मान लो किसी अभियुक्त ने अपराध किया जिसमें पनिशमेंट एक अपराध में 3 साल, एक अपराध में 1 साल और एक अपराध में 5 साल की पनिशमेंट है, तो यहाँ पर कई दंडों की सजा दे सकता है। ऐसा न्यायालय देने में सक्षम है और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसी सजाओं को एक साथ या लगातार देने का आदेश दे सकता है। जब उसकी जॉइंट ट्रायल हम कर रहे हैं तो हर अपराधों की अलग अलग पनिशमेंट भी दे सकते हैं या सारे अपराधों की मिला के एक पनिशमेंट भी उसको दे सकते हैं। तो क्या कहा, या तो एक साथ या लगातार चलाने का आदेश भी दे सकता है। When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may subject to the provision of section 9 of the BNS 2023 sentence him for such offences to several punishments prescribed therefore which such court is competent to inflict, and the court shall considering the gravity of offences under such punishment to run concurrently or consecutively। तो कोर्ट क्या कर सकता है, साथ साथ चलाने को भी कह सकता है या कोर्ट एक साथ चलाने को भी कह सकता है। लेकिन अब देखो हमें क्या कहा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि जब लगातार सजा दी जा रही है, मतलब निरंतर कंटिन्यूटी क्रमवर्ती दी जा रही है, के मामले में न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि कई अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक हो। देखो ध्यान से सुनो, यह जरूरी नहीं होगा कि कई अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक हो जो वह एक अपराध के दोषी होने पर देने में सक्षम है। भेजने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए अपराधी है, मतलब कि ये देखो, एक व्यक्ति ने अपराध किया जिसमें सजा 3 साल थी, एक अपराध जिसमें 1 साल थी और एक अपराध जिसमें 5 साल की थी। अब 3 और 1 साल ये दोनों तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुन सकता है ना, क्योंकि मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी है, 3 साल तक की है। अब ये 5 साल की पनिशमेंट कौन सुन सकता है, सीजीएम सुन सकता है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा 7 साल तक के मैटर सीजीएम सुन सकता है। अब यहाँ पर ये एक मैटर सीजीएम को भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये तीनों के तीनों मैटर कौन सुन लेगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सुन लेगा। जब 2 से अधिक मैटर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुन सकता है और तीसरा मैटर ऐसा है जो फर्स्ट क्लास नहीं सुन सकता, तो उसकी ट्रायल भी वो फर्स्ट क्लास ही कर सकता है। तो भेजने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए यह जरूरी नहीं है। इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस being in excess of the punishment which it is competent to confer
conflict on the conviction of a single offense to send the offender for trial before the higher court। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पनिशमेंट के लिए आप उसे किसी हायर कोर्ट के पास भेज दो। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई कि जरूरी नहीं है कि एक पनिशमेंट को आप हायर कोर्ट के पास भेजो, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सारे ही मैटर को सुन रहे हैं तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि परंतु किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को, अंडरलाइन करो, 20 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। जब भी कोई मजिस्ट्रेट ऑफेंसेस की, 2 या अधिक ऑफेंसेस की मोर देन ट्रायल कर रहे हैं तो सभी को जोड़ के भी वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। जोड़ के अगर पनिशमेंट दे रहे हैं तो 20 साल तक दे सकता है, 20 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर। तो जब भी पनिशमेंट्स को जोड़ा जाएगा तो मजिस्ट्रेट जोड़ने पर 20 साल से ज्यादा नहीं दे सकता है। एक बात बताओ, सीआरपीसी में पहले ये पनिशमेंट कितनी थी? अब तो इसमें 20 साल दे दी, तो याद करो कि सीआरपीसी में पहले ज्वाइंट करने पर हाईएस्ट पनिशमेंट कितनी थी? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पर ये एक चीज चेंज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुल सजा उस सजा की दुगनी से अधिक नहीं होगी। मतलब कि जब भी आप पनिशमेंट को जोड़ रहे हो 2 या अधिक अपराधों में तो वह सजा उस सजा से दुगनी की नहीं होगी जो अदालत एक अपराध के लिए देने में सक्षम है। तो मजिस्ट्रेट अपनी कॉम्पिटेंसी से दुगना नहीं दे सकता। जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी दे सकता है? 3 साल, तो इसका दुगना कितना हुआ? 6 साल। तो ज्वाइंट करने पर वो 6 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी है? 1 साल, डबल करने पर वो 2 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। सीजीएम की कॉम्पिटेंसी कितनी है? 7 साल, तो दुगना कितना? 14 साल दे सकता और 14 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। और हाईएस्ट इनको जब भी जोड़ना है तो ये 20 साल से ज्यादा कतई नहीं दे सकते, 20 साल तक ही दे सकते हैं। और सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि वो उनकी डबल कॉम्पिटेंसी से ज्यादा नहीं होगी, दुगनी से ज्यादा नहीं होगी। The aggregate punishment shall not exceed twice of the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense। तो उसे एक अपराध के लिए उसकी कॉम्पिटेंसी से दुगने से ज्यादा नहीं दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। किसी दोषी व्यक्ति द्वारा अपील के पर्पस के लिए इस धारा के तहत उसके खिलाफ पारित लगातार सजाओं का योग एकल सजा माना जाएगा। जब 2 या अधिक अपराधों की ट्रायल एक साथ हो रही है तो अपील भी उन सभी की एक ही साथ होगी, अलग अलग अपील नहीं मानी जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। तो वो सब क्या माना जाएगा? एक सिंगल सेंटेंस ही माना जाएगा, उनकी अपील अलग अलग नहीं होगी। तो ये सेक्शन जो हमने 24 और 25 पढ़ा दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं सेक्शन 26। अब 26, 27, 28 और 29 हमारे लिए सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 26 कहते हैं शक्तियां प्रदान करने का ढंग। अब शक्तियां प्रदान करने का मैनर क्या होगा? ध्यान से देखो। इस संहिता के तहत शक्तियां प्रदान करने में जैसा भी मामला हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से उनके कार्यालयों या अधिकारियों के वर्गों के आधार पर सशक्त बना सकती है जो आमतौर पर उनके आधिकारिक होते हैं। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन इसकी सूचना इस प्रकार सशक्त की जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये जो शक्तियां प्रदान करने का ढंग है वो किसके पास है? या तो हाई कोर्ट के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बस इतना ही प्री का क्वेश्चन आ सकता है, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 27। 27 कहते हैं नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। जिन भी ऑफिसर्स को हमने अपॉइंट किया है उनकी पावर क्या है? अब देखो, जिस भी ऑफिसर को हम किसी एक जगह पे अपॉइंट करते हैं तो वो अपनी पावर को, अगर हमने उसे किसी अदर जगह अपॉइंट किया तो वहां पर भी वो अपनी उसी पावर को यूज करेगा जब तक कि ऐसा हाई कोर्ट आगे हमें ना बता दे।
देखो क्या कहा, जब भी सरकार की सेवा में कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति जिसे हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थानीय क्षेत्र में शक्तियां प्रदान की गई है को उसी प्रकृति के एक समान या उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, उसी राज्य सरकार के अधीन स्थानीय क्षेत्र में, जब तक कि वह जैसा भी मामला है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट न कर दे, अपनी उन्हीं शक्तियों को वैसे ही प्रयोग करेगा जैसे वो अपनी पहली जगह पर करता था। तो जिस अधिकारी को आपने एक जगह अपॉइंट किया, पावर्स दी, अगर आप उसे दूसरी जगह अपॉइंट करते हो तो जब तक हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसकी पावर को चेंज ना करे तब तक उस दूसरी जगह पर भी वो अपनी पहली वाली पावर को यूज कर सकता है। तो ये हमें एक नॉलेज की बात बताता है। देन बात करते हैं सेक्शन 28। प्री का क्वेश्चन बनता है शक्तियों को वापस लेना, पावर को देना किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट के पास। शक्तियों को वापस भी कौन ले सकता है, तो इन्होंने कहा हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति या अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को वापस भी ले सकता है। तो प्री का क्वेश्चन, शक्तियों को वापस कौन ले सकता है, या तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट भी वापस ले सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2, सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं या डीएम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी शक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकती है जिसके द्वारा ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि इन जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनमें कार्यों का वितरण कौन करता है, या तो सीजीएम करता है या बाकी जगह पे डीएम करता है। तो ये अगर शक्तियां दे सकते हैं तो ये वापस भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 29। 29 कहते हैं न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जाना। जब एक जज किसी जिसका आगे ट्रांसफर हो जाता है तो उसका जो सक्सेसर आता है, उत्तरवर्ती आता है, वो भी तो उसकी वही पावर को यूज करेगा। अब मान लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया तो इस जगह पे जो भी उसका सक्सेसर आएगा वो भी तो उसी पावर को यूज करेगा। ये हमें सेक्शन 29 बताता है कि इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन एक जज या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्य का प्रयोग या पालन उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। तो उनके जो भी सक्सेसर्स होंगे वही उनकी पावर को यूज करेंगे। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ जज ऑफ मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय हिज सक्सेसर इन हिज ऑफिस। सेकंड कहते हैं जब कभी डाउट हो कि कार्यालय का उत्तराधिकारी कौन है तो सेशन कोर्ट लिखित आदेश द्वारा उस जज का निर्धारण करेगा जो इस संहिता द्वारा इसके तहत किसी कार्यवाही या आदेश के लिए माना जाएगा जो उत्तराधिकारी बने। जब भी डाउट है कि सक्सेसर है कौन तो प्री का क्वेश्चन ये कौन बताएगा, तो सेशन कोर्ट रिटर्न में बताएगा, लिखित आदेश द्वारा सेशन कोर्ट हमें ये बताएगा। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। जब कभी डाउट हो कि किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या डीएम जैसा भी हो लिखित आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट का निर्धारण करेगा और बताएगा कि उत्तराधिकारी कौन है। तो जब भी मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट उत्तराधिकारी कौन है तो ये कौन बताएगा, सीजेएम या फिर डीएम बताएगा। तो बस यही हमारे प्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि हमारे इस चैप्टर में पेंडिंग थी, दंड न्यायालयों की पनिशमेंट्स के बारे, पावर्स के बारे में, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इससे पहले की बीएनएसएस की सीरीज आपने नहीं देखी है तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो बीएनएस की, बीएनएसएस की, सीपीसी की, जितनी भी सब्जेक्ट्स की वहां पे प्लेलिस्ट है सारी अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बाकी जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हर स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपने एमडी लो क्लासेस की मेंबरशिप नहीं ली है तो 59 रुपीज की मेंबरशिप है और फटाफट बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात की, फटाफट ज्वाइन करो और एमडी लो क्लासेस के मेंबर बन जाओ। बाकी आज के लिए धन्यवाद।